बच्चों आज हम आपको हिंदी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम आपको वर्णमाला का जो पोर्शन है वो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी जो भाषा है उसका जो वर्णमाला का मतलब क्या है। जो वर्णमाला का मतलब ये वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम। वैसे वर्ण तो हम ये भी कह सकते हैं कि छोटा आ भी होता है और ज्ञा भी होता है, लेकिन अगर इसको हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं जब वर्णों को, तो वर्णों को जो व्यवस्थित क्रम क्या होता है कि छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है, इसके बाद छोटी ई आती है, फिर इसके बाद बड़ी ई आती है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो बातचीत जो क्या होती है, हमारी भाषा की एक कम्युनिकेशन है जिससे हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। वैसे जानवर भी अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि से यहाँ मतलब ये होता है कि जैसे चिड़ियों की चहचहाट भी हो जाए, वो भी आपस में बात करती हैं, जानवर भी आपस में बात करते हैं, हम लोग भी आपस में बात करते हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। जब हमारे मुंह से कोई बात बोलते हैं और वो ध्वनि निकलती है और दूसरा उसे समझ लेता है, तो इस कम्युनिकेशन को, आदान प्रदान को हम कह देते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अब हम बात करते हैं वर्णमाला को लेकर। जो हमारी हिंदी की सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला। इससे हमेशा कंपटीशन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1 या 2 नंबर का हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, जैसे यही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या है कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, जो वर्ण है छोटा आ से लेकर ज्ञा तक का जो व्यवस्थित क्रम है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला में होता क्या है आपको हम आज बता रहे हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, वर्णमाला में क्या होता है स्वर और व्यंजन, एक तरफ स्वर कहें और एक तरफ व्यंजन। अब जैसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है स्वर क्या होते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र इकाई होती है। स्वर क्या है, अपने आप में स्वतंत्र इकाई होते हैं। इसे किसी बोलने में किसी की चीज की जरूरत, किसी व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी के हिसाब से अगर आप स्वर की संख्या होती है वैसे 11, टोटलिंग कितनी है 11, और व्यंजन की टोटल कितनी संख्या है 41। कुल मिला के हमारे पास जो वर्णमाला में वर्ण मिल जाते हैं जाके टोटल हो जाते हैं जाके 52। क्लियर हुआ। अब 11 का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो 11 में क्या होता है कि 11 में ह्रस्व स्वर भी आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 तरीके के स्वर आते हैं। अब ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जैसे शब्द से ही पता लगता होगा, जिससे बोलने में हमें सबसे कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि जो आता है वो ह्रस्व स्वर की कॉन्सेप्ट में आता है। तो 4 ये हो गए। इसके बाद जो बचे हुए जो दीर्घ स्वर हैं, जो बचे हैं 7, तो वो आ जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर की कॉन्सेप्ट में। क्या क्या बचा है, बड़ा आ बचा है, बड़ी ई बची है, ए बचा है, ऐ बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। तो आपको 4 और 7 ह्रस्व स्वर की कॉन्सेप्ट ये हो गई कि जो जिन स्वरों को बोलने में हमें सबसे कम समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। इससे ज़्यादा बोलने में, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा बोलने में जो हमें समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिन्हें बोलने में हमें सबसे ज़्यादा समय लगता हो वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। अब जैसे हे राम, जैसे कहा जाता है हे राम, ऐसे लिख दिया तो क्या है, इसे बोलने में इनसे ज़्यादा, सबसे कम समय इसे बोलने में, सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा इसे बोलने में, और इससे ज़्यादा इसे बोलने में। तो स्वर का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। तो स्वर 11 होते हैं, फिर एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होता है। इसके बाद दीर्घ स्वर की कॉन्सेप्ट में बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और औ। ऊ रह गया ना, ठीक है। तो ये हो गए आपके 11। इसके बाद आपको हे राम, हे अरे करके लिख दिया। अब आती है व्यंजन की बारी। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन में आप एक
फार्मूला है 27, 4, 4, 2 और 4 का। अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो 27 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कैसे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद संघर्षी कह सकते हैं, संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। अंताहिस्ता व्यंजन, ये भी इनकी भी संख्या 4 होती है। आगत व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। और संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो कुल मिला के 27 ये हो जाते हैं, 4 ये हो जाते हैं, 4 ये हो जाते हैं, 2 और ये 4 हो जाते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन का कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिएगा। स्पर्श का मतलब होता है कि जीभ हमारी मुंह के न किसी हिस्से को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद जो ध्वनि बनती है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब इसका मैं आपको 27 का क्लासिफिकेशन पूरा बताता हूँ। तो 27 में क्या रहता है? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। तो पा वर्ग तक कितने हो गए? हर में का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अणा, ये 5 होते हैं। तो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक कितने हो गए? 25 हो गए। टोटल हो गए जाके 25। और ड़ा और ढा ये 2 मिला के कितने हो जाते हैं? 27। ठीक है। इसके बाद हम आपको संघर्षी की कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमारे इन्हें बोलने पर हमारी जीभ का कोई ना कोई हिस्सा किसी हिस्से को स्पर्श करता है। स्पर्श करने के इतना करीब आ जाता है कि हमारी वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उनको कहते हैं संघर्षी। दोबारा से रिपीट किए दे रहा हूँ। हमारा जीभ मुंह के किसी हिस्से के पास इतना नज़दीक पहुंच जाती है कि वायु को निकलने के लिए जब संघर्ष करना पड़ता है तो उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। मतलब एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि स्पर्शी में जीभ किसी न किसी मुंह के किसी हिस्से को छूती है, चाहे वो मुर्दा को छुए, चाहे तालू को छुए, चाहे दांतों को छुए। लेकिन संघर्षी में क्या होता है? हमारी जीभ किसी हिस्से को छूती नहीं है मुंह के, बस केवल इतना करीब जाती है कि जहाँ से हवा को निकलने के लिए, वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। तो ये कितने होते हैं आपको पता होने चाहिए? तीनों सा और हा। अब आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भी एक परीक्षा में पूछा गया था कि सा, सिपाही वाला जो सा है वो कौन से क्रम में लिखा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि सा कौन सा पहले लिखा जाता है। तो सा ये वाला पहले लिखा जाता है और सा सिपाही वाला सा बाद में लिखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद कर लिए। ये क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा वाले। तो सा, ये वाला सा, फिर षटकोण वाला, फिर सिपाही वाला और हा। तो ये चारों जो व्यंजन हैं वो कैसे हैं? संघर्षी व्यंजन। इन्हें बोलने पर जीभ हमारे मुंह के किसी हिस्से के पास इतना पहुंच जाती है, वायु को निकलने के लिए जब संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब अंतःस्था व्यंजन की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी जीभ एक बार ऊपर तुरंत जाती है और तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें कहते हैं अंतःस्था व्यंजन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा कि जीभ हमारी एक बार ऊपर जाके तुरंत गिरती है, वैसे व्यंजनों को हम अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला और वा। इनकी हम कॉन्सेप्ट जब इन्हें अलग बांटेंगे तो इसमें भी लुंठित हो जाते हैं, पार्श्विक हो जाते हैं, अर्धस्वर भी हो जाते हैं, तो इन्हें हम आपको बाद में बताएंगे। आगत की कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। आगत मतलब हमारी हिंदी वर्णमाला में वो वर्ण जो हमारी भाषा के ना ही होके किसी और की भाषा से हमने लिए हैं, आगत है मतलब आए हैं, हमारी भाषा में आए हैं, तो उन्हें कहते हैं आगत। जैसे जा और फा। क्लियर? ये हो गए। अब बच्चा केवल संयुक्त। संयुक्त की कॉन्सेप्ट क्या होती है? संयुक्त से आप लोग भी जानते हो कि संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट ये होती है कि जिसमें 2 से ज़्यादा सदस्य घर में रहते हो, बाबा दादी रहते हो। तो संयुक्त का भी कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ण अपने आप में स्वतंत्र न होकर 2 वर्णों के सब मेल से बनता है, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। तो छ, त्र, ज्ञा और श्री वाला स्रा। तो कुल मिला के आपको ये 4 वर्ण, मैंने आपको हिंदी वर्णमाला की जो मेन फिगर था वो मैंने आपको बताया कि स्वर 11 होते हैं। 11 में मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि 11 में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं, इसके बाद प्लुस स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की कॉन्सेप्ट ये थी कि जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर का मतलब कि उन स्वरों को कहते हैं जिन्हें बोलने पर हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता हो, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको व्यंजन की कॉन्सेप्ट बताई कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 1, 2, 3, 4, 5।
अगर इनको भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको आगे हम आपको क्लास में बताएंगे कि कैसे इन्हें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, कि मुंह के स्थान के आधार पे कैसे कहाँ से कौन सा बोला जाता है और जीव की प्रकृति के आधार पे कौन सा कैसा बोला जाता है, वो हम आपको अब बाद में बताएंगे। अब जैसे स्वर की बात कर रहे थे कि स्वरों को अभी हमने 11 बताया आपको, अब स्वर का वर्गीकरण की जब बात करेंगे तो स्वर कैसे कैसे कहाँ से कौन से स्वर बोले जाते हैं। अब एक आप छोटी सी ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि स्वर की ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ऐसे एक लाइन खींचिएगा सारे लोग मिलके, और सारे लोग जब लाइन खींचेंगे तो जीभ हमारी कैसी होती है, जीभ को अगर देखा जाए तो हमारी जीभ ऐसी होती है, जीभ हमारी होती है ऐसी। अगर आकृति के हिसाब से जीभ को देखेंगे तो ये अग्रभाग होता है, ये अग्रभाग, और ये मध्य भाग होता है, इसे कहते हैं मध्य भाग, और इसे कहते हैं जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं पश्च भाग। अब जैसे इनका स्वरों का वर्गीकरण कर देते हैं। अब जैसे स्वरों का वर्गीकरण हमने किया, अब वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से करें तो अग्र स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं और मध्य स्वर कौन से होते हैं, इनके हिसाब से बंद करेंगे। और जैसे बात करें कि मुंह खोलने के आधार पर, एक और आती है मुंह खोलने के आधार पर, कि किस स्वर को बोलने में हमें मुंह खोलने के आधार पर। बहुत छोटी सी बात है, अगर इनसे वर्गीकरण करेंगे तो इसी मैप में हम आपको सारी चीज़ें तीनों पढ़ा देंगे। अब जैसे एक लाइन ऐसी कर लीजिएगा और एक लाइन ऐसी कर लीजिएगा, ठीक है, कुल मिला के क्लियर, कोई डाउट? ठीक। अब हमने आपको लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अग्रस्वर, अग्रस्वर, बस इसी डायग्राम से आप पूरी चीज पढ़ लेंगे। इसे लिख दिया केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कह सकते हैं। अब इसे कह दिया हमने पश्च स्वर, मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से कौन से स्वर बोले जाते हैं, जीभ के बीच वाले हिस्से से कौन बोले जाते हैं, जीभ के पीछे वाले हिस्से से कौन स्वर बोले जाते हैं। और अगर इन्हीं के हिसाब से इसी डायग्राम में अगर हम बात करें कि मुंह खोलने के आधार पे किसे किस में कितना मुंह खोलना पड़ता है, तो सबसे पहले बात आती है समृद्ध की। सबसे पहले बात किसकी आती है? समृद्ध की। तो समृद्ध में हम क्या करते हैं, समृद्ध का मतलब होता है मुंह सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलेगा, जिसे बोलने पर जैसे हम लोग अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि किसमें ज़्यादा खुल रहा है किसमें कम खुल रहा है। हमें लगता है कि सारे स्वर ऐसे ही बोले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जब हम स्वरों को बोलते हैं उसे बहुत महीन तरीके से जब पकड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जीभ कौन से हमारे स्वर बोलने में आगे वाला हिस्सा उठ रहा है, कौन सा बीच वाला उठ रहा है, कौन से में पीछे वाला उठ रहा है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट ये आ जाती है कि हमें किस स्वर को बोलने में मुंह ज़्यादा खुल रहा है, किसे बोलने में कम खुल रहा है, किसे बोलने में उससे ज़्यादा खुल रहा है, किसे बोलने में सबसे ज़्यादा खुल रहा है। तो समृद्ध का मतलब जिसे बोलने पर हमारा मुँह सबसे कम खुलता हो, जिसे बोलने पर हमारा मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध कहते हैं। अब दूसरी कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो हमने यहाँ समृद्ध लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दिया समृद्ध और विव्रत, एक कॉन्सेप्ट और आती है विव्रत की, जिसे बोलने पर सबसे ज़्यादा हमारा मुंह खुलता है, विव्रत। तो समृद्ध मतलब सबसे कम और विव्रत का मतलब सबसे ज़्यादा। क्लियर हुआ? और जब हमने दो चीज़ें जान ली कि इसे बोलने में हमारा सबसे ज़्यादा खुलता है और इसे बोलने में सबसे ज़्यादा और इसे बोलने में सबसे कम खुलता है, तो हमें केवल एक दो ही चीज़ें याद करनी होती हैं कि बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ी ई यहाँ लिख लेते हैं, जैसे इसके समृद्ध के लाइन के आगे जो भी आपको लाइन मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। जब हमने बड़ी ई यहाँ लिख ली और बड़ी ई के बाद यहाँ पर लिख दिया बड़ा ऊ, अब हमें ये क्लियर हो गया कि समृद्ध के लाइन के आगे हमने जब लिखा है तो ये दो वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलने पर हमें सबसे कम मुंह खुलता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जब ये हो जाएगा इस लाइन में जितने भी वर्ण आएंगे यहाँ तक तो उन्हें हम काय में कह देंगे, अग्रस्वर में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और इस लाइन में जो हमारे वर्ण आएंगे उन्हें हम कह देंगे पश्च स्वर में। और जो एक वर्ण बीच में आएगा, कोई सा भी बीच में जितने आएंगे वो सारे हमारे मध्य स्वर हो जाएंगे या केंद्रीय भाग हो जाएंगे। अब एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि हमारा ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे बोलने में जीभ के बीच का हिस्सा उठता हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसमें उत्तर है छोटा आ। छोटा आ एक ऐसा वर्ण है जिसे बोलने पर हम लोग बोल रहे हैं आपस में तो हमें लग नहीं रहा कि हमारे बीच का हिस्सा उठ रहा है, लेकिन जो परीक्षा कंपटीशन की है वो ये लिखती है कि छोटा आ केंद्रीय, इसे क्या कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर। और इसे क्या कहते हैं कि जीभ के बीच वाला हिस्सा इसी स्वर में उठता है। एक तो ये हो गया, बड़ी और बड़ा ऊ हो गया, तो ये हमें समृद्ध हो गया। अब हम बात करेंगे कि इससे ज़्यादा किस में मुंह खुलता है,
तो हम अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे अर्ध समृद्ध। क्या लिख देंगे? अर्ध समृद्ध। जब अर्ध समृद्ध लिख दिया तो हमें यहाँ पे बड़ी ई और बड़ा ऊ लिखा था, इसके बाद हम लिख देंगे छोटी ई और छोटा ऊ। तो छोटी ई और छोटा ऊ। क्लियर? कि जैसे अब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पश्च स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, केंद्रीय स्वर कौन से होते हैं, वो याद करने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी वे में केवल आप एक मैप बना लीजिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अग्र, पश्च, मध्य, समृद्ध, विव्रत, अर्ध विव्रत, सारी चीज़ें। अब हमें ये पता हो गया कि समृद्ध से ज़्यादा मुंह खुलता है अर्ध समृद्ध में। अब हमें यह भी पता हो गया कि छोटी ई पहले बड़ी ई में सबसे कम मुंह खुलता था, इसके बाद अगर इस छोटी ई को बोलेंगे तो बड़ी ई से ज़्यादा मुंह छोटी ई में हमारा खुलेगा। क्लियर? इसके बाद वही बड़े ऊ की कॉन्सेप्ट है कि बड़ा ऊ हमने बोला, और बड़े ऊ के बोलने के बाद हमने अब जब छोटा ऊ बोलते हैं तो हमारा मुंह उससे ज़्यादा। सारे लोग अपने घर में जाके प्रयास करिएगा, जरूर आपको लगेगा कहीं ना कहीं अंतर है बोलने में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्ध विव्रत। क्या आ जाता है? अर्ध विव्रत। अब अर्ध विव्रत की कॉन्सेप्ट क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है कि समृद्ध में सबसे कम, इसके बाद उससे ज़्यादा, इसके बाद उससे ज़्यादा। अब आ गई अर्ध विव्रत की बात। अर्ध विव्रत की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी कि जब हमारे पास ए और ओ और आ लिखेंगे, ए ओ और आ लिख लेंगे, तो हम यहाँ पर ए लिख लिया, ओ लिख लिया, यहाँ पर आ लिख लिया। क्लियर हो गया कि अब हमें कितनी चीज़ें पता लग गई? समृद्ध पता लग गया, अर्ध समृद्ध पता लग गया, अर्ध विव्रत पता लग गया। अब हमें पता लग गया कि छोटी ए जो है और ओ और आ ये हमारे क्या हैं? इन दोनों से ज़्यादा बोलने पर इनको समय लगता है, तो ये आ जाएंगे अर्ध विव्रत की कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ? अब बात आती है बचे हुए कितने। अब आपको कुछ भी अगर याद नहीं, अगर इतनी लाइन याद है तो बचे हुए जो स्वर हैं उनको आपको कैसे पता लगेगा कि विव्रत हैं? तो बचे हुए जितने हैं वो सारे इस लाइन में आप लिख दीजिएगा। अब उन्हें लिखने में एक दिक्कत रहेगी कि आप अग्र स्वर नहीं पहचान पाएंगे, तो अग्र स्वर के लिए केवल आप ए याद कर लीजिए, बड़ी वाली ए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए जब इधर आ गया तो बचे हुए क्या बचा? बड़ा आ बचा, और क्या बचा? और आपका अ बचा। क्या बचा? अ बचा। क्लियर हुआ आपको कि जब मैं अब इसके बाद आपको 60 में 1 सेकेंड में आपको बता देते, अब आपको जीभ के हिस्से के हिसाब से पता लग गया, तो आपको क्लियर ये हो गया कि छोटी ए, बड़ी ए और छोटी ई और बड़ी ई ये क्या है? अग्र पर। इससे हमें क्लियर हो गया, चारों की देख लीजिएगा, बड़ी ई, छोटी ई, ए और बड़ी ए, ये क्या हो गए? अग्र स्वर। अब केंद्रीय स्वर हमने पहले ही बता दिया था, छोटा आ, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर आ गया। और पश्च स्वर की बात करेंगे तो बचे हुए जितने स्वर हैं वो क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्रम से ऐसे लिख लीजिएगा, बड़ा ऊ लिख लीजिएगा, छोटा ऊ लिख लीजिएगा, ओ लिख लीजिएगा, आ लिख लीजिएगा, इसके बाद बड़ा आ लिख लीजिएगा, इसके बाद अ लिख लीजिएगा। क्लियर? 7 4 11 हो जाएंगे आपके पास। तो कुल मिला के हमने स्वरों का जो वर्गीकरण था वो 2 तरीके से पढ़ाया। एक तो जीभ के आगे के हिसाब से कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा बोला जाता है, अग्र, मध्य और पश्च हो गया। इसके बाद मुंह खोलने के आधार पर हमने बता दिया। अब तीसरी बचती है आकृति के आधार पर, कि जैसे आकृति के आधार पर। अब जैसे मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ, आप लोग खुद ही देख के बता देंगे। अच्छा, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इधर ही साइड से बना दे रहा हूँ। जैसे 2 चित्र बताता हूँ, जैसे एक मनुष्य का चित्र है, एक ऐसा बना दीजिएगा और एक चित्र ऐसा बना दीजिएगा। तो कुल मिला के जब हम ऐसा चित्र पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्माइल फेस नहीं है, ये स्माइल फेस नहीं है, ये व्यक्ति रो रहा है। हमें ऐसा लगता है ये व्यक्ति रो रहा है, और ये व्यक्ति, हमें ऐसा चित्र बनता है तो जैसे लग रहा है खुश मुद्रा में है। ये कैसे पता लगता है? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, हमारी मुंह की आकृति कैसे बनती है, जो स्वर बोलते हैं उनकी आकृति कैसे बनती है किसी में। अब आकृति के आधार पर जो हम पढ़ेंगे तो आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार, या उसे कह सकते हैं अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं, अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार। अब जैसे हमने आपको 2 तरीके से बता दिया बच्चों कि स्वरों का जो वर्गीकरण था, एक तो जीभ के आधार पे, कि अब वर्गीकरण अब आप देख लीजिएगा 3 तरीके का होता है। एक तो मैंने बताया मुख के आधार पे या जीभ के आधार पे कह सकते हो, कि जीभ के आधार पे कह सकते हैं इसे, जीभ के आधार पर। इसको 3 तरीके से, अग्र, स्वर और पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें कितने अग्रभाग में कितने आते हैं? जीभ के हिस्से से 4 बोले जाते हैं, वो भी मैंने बताए थे आपको। मध्य स्वर से
छोटा आ बोला जाता, बचे हुए जितने हैं एक बोला जाता है, और बचे हुए 4 एक 5 और एक 6 जो बचे हुए हैं वो पस्त हो गए। ठीक है, अभी आपको हमने बता दिया कि मुंह खोलने के आधार पे, मुंह खोलने के आधार पर, अब हमने मुंह खोलने के आधार की कॉन्सेप्ट जब हम तैयार करेंगे तो मुंह खोलने में किसमें कितना ज्यादा खुलता है, तो वो मैंने आपको अभी पढ़ाया था 4 तरीके से, समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि समृत में सबसे कम मुंह खुलता है। अब इसे ऐसे याद करने का तरीका भी ऐसे कर सकते हो, सबसे कम, उससे ज्यादा, या समृत से ज्यादा, या समृत से ज्यादा। अब विवृत की बात करेंगे तो अर्ध विवृत से ज्यादा, अर्ध विवृत से ज्यादा। ठीक है, अब विवृत आ जाएगा तो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा। इसको मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताई थी कि जो आगे जो सब समृत कौन कौन से होते हैं, बड़ी ई और क्या बताया था मैंने आपको, बताइए आप लोग, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो कितने बताए थे मैंने समृत, 2, बड़ी ई और बड़ा ऊ, 2 ये हो गए थे। इसके बाद मैंने आपको 2 और बताए थे कि छोटी ई और छोटा ऊ, तो छोटी ई और छोटी ई और छोटा ऊ, 2 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद मैंने अर्ध विवृत। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे परीक्षा वालों ने ये पूछा कि इनमें से अर्ध विवृत कौन सा, अर्ध विवृत कौन सा है। अब उन्होंने ऑप्शन में दे दिए कि अर्ध विवृत के, जैसे आपने पढ़े हुए कि जितने पढ़े, लेकिन उन्होंने आ ऑप्शन अगर दिया है, उन्होंने स्पेशली कुछ और पूछा हो अलग बात है, लेकिन अगर आ को पूछा जाए तो आ को भी हम कॉन्सेप्ट किस में करेंगे, अर्ध विवृत में ही इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे अर्ध विवृत की कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताई थी कि छोटा ए और ओ और आपको आ, ये मैंने 3 बताए थे। तो कुल मिला के आपके ये 3 हो गए, तो 2 और 3। अब इसमें अगर शामिल करने की बात करो तो छोटा आ भी शामिल आप कर सकते हो। छोटा आ जब शामिल कर देंगे तो 4 हो जाएंगे। वैसे छोटा आ होता है केंद्रीय स्वर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जिसमें मुंह खुलता हो तो इसमें आपके जितने बचे हुए शब्द हैं वो आप इसमें उठा के ले जाएंगे। तो जैसे क्या बचता है, बड़ी ए बचती है एक, ठीक है, बड़ा आ बचता है और अ बचता है। कोई डाउट तो नहीं। अब हमने ये पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने तीसरा जो तरीका था अभी मैंने बताया था कि मुंह खोलने पर मुंह की आकृति कैसे हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है या अवृत्ताकार हो जाती है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको एक बता देते हैं। अवृत्ताकार कौन कौन से होते हैं, अवृत्ताकार। अवृत्ताकार की कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी है कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। तो कुल मिला के छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ी ए। अगर ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमें पता हो गया कि शुरुआत से लेकर के 1 2 3 4 5 6, शुरुआत से लेकर के जो वर्णमाला के जो स्वर हैं, शुरुआत के जो 6 हैं वो अवृत्ताकार हैं, तो हमें वृत्ताकार याद करने की जरूरत। अगर इनको बोलते हैं तो मुंह हमारा अवृत्ताकार का मतलब ऐसा हो जाएगा, पूरा नहीं वृत्ताकार होगा। और जो वृत्ताकार में कैसा हो जाएगा जो हम बोलेंगे, वृत्ताकार की कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे मुंह, ऐसा मुंह हो जाएगा, मतलब ओंठ दोनों मिलेंगे आपस में और कैसी आकृति हो जाएगी, गोल हो जाएगी। ओंठों की आकृति जब गोल हो जाएगी तो क्या बचे हुए कितने हो जाएंगे, जैसे बचेगा आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आ। इसके बाद जितने बच रहे हैं वो आप लिख दीजिए, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आ। क्लियर। तो आपको स्वरों का जो हमने क्लासिफिकेशन था आपको बता दिया, स्वरों का वर्गीकरण। कोई डाउट? अब फिर एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले जीभ के आकृति के आधार पर कर सकते हैं कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा बोला जाता है। तो अग्र, मध्य और पश्च। अग्र आगे वाले हिस्से से, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अग्र, मध्य और पश्च। मतलब आगे से कौन से बोले जाते हैं, बीच से कौन से बोले जाते हैं और पीछे वाले जीभ के बोले जाने का मतलब क्या होता है। यहां से कॉन्सेप्ट है कि जब बॉल बोलते हैं तो आगे वाली जीभ का हिस्सा हरकत करता है,
छोटा आ बोलते हैं तो जीभ के बीच का हिस्सा हरकत करता है, और बाद बाकी जो जितने हम वर्ण बोलते हैं वो पश्च वाले जो 6 हैं उनमें हमारी जीभ के पीछे वाला हिस्सा। अब मुंह खोलने के आधार पे कि हमारा मुंह कितना खोलता है, जैसे आओ करें, ओ करें, जैसे इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि समृत में सबसे कम, अर्ध समृत में उससे ज़्यादा, अर्ध विव्रत में उससे ज़्यादा और विव्रत में सबसे ज़्यादा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसके बाद वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार की कॉन्सेप्ट हमने इसलिए बाद में बताई क्योंकि हमें जब पहले से ये पता हो जाएगा ये लाइन वाले हैं, तो लाइन वाले जब हमें क्लियर हो जाएंगे तो हमें ये ढूंढने की दिक्कत नहीं रहेगी कि जो बचे हुए हैं वो वृत्ताकार है, अवृत्ताकार, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। डाउट क्लियर? इसे बिगाड़ते हैं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है।